हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं। तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही टॉपिक है, उसको कंटिन्यू करते हैं। बट आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस के बारे में। सो अभी तक हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा क्या क्या है। देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे मेजर ऑर्गन आता है आपका किडनी। वैसे तो अदर ऑर्गन भी इन्वॉल्व होते हैं, बट जो मेजर ऑर्गन होता है वो होता है आपकी किडनी, जिसका एक्सक्रीशन में सबसे मेन रोल होता है। मतलब कि जो भी आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, और उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, क्या बनता है? जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो आपकी इस किडनी के द्वारा रिमूव होता है। मतलब कि किडनी के अंदर एक स्पेशल यूनिट प्रेजेंट होती है, फंक्शनल यूनिट जिसको कहा जाता है, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी में हमने सबसे पहले देखा कि किडनी दो किडनी आपके अंदर होती है, और वो किडनी आपकी रेट्रोपेरिटोनियल एरिया में प्रेजेंट होती है। प्रत्येक किडनी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेड्यूला। जैसे ये आपको पिरामिड्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर्स, ये वाला भाग होता है आपका मेड्यूला, और ये बाहरी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है कॉर्टेक्स। ठीक है। सो ये दो पार्ट आपकी किडनी के अंदर होते हैं, और यहाँ आपकी एओर्टा जो होती है वो ब्लड को लेकर आती है, और आपकी ये किडनी की आर्टरी जो होती है उसको रिसीव करती है, इसीलिए इसको रीनल आर्टरी कहा जाता है। और जो ब्लड को लेकर जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको आप कहेंगे जी रीनल वेन। ठीक है, रीनल वैन। तो ब्लड लेकर आई आपकी किडनी के अंदर रीनल आर्टरी, और ये आगे जाकर और बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, और ये ब्रांचेस जो है वो जाकर मिलेगी आपके एक स्पेशल यूनिट से जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है, और वो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। मीन्स किडनी का जो सारा काम है वो आपका नेफ्रॉन ही करता है। कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जी? तो प्रत्येक किडनी की बात करें तो 1 मिलियन नेफ्रॉन आपकी किडनी के अंदर होते हैं। सो नेफ्रॉन जो है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपकी किडनी का होता है। लाइक ये आपका पिरामिड से ट्राइएंगुलर शेप होता है, ये कॉर्टेक्स वाला भाग है। और नेफ्रॉन जो है वो कुछ इस तरीके से आपके किडनी में प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने एक नेफ्रॉन बनाया है, ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आपकी किडनी के अंदर होते हैं, और इसी नेफ्रॉन में ब्लड जो है आपका इंटर करता है थ्रू आपकी ये जो आर्टरीज होती है, ये जो ब्रांचेस होती है, इनके द्वारा रीनल आर्टरी की जो ब्रांचेस होती है आगे जाकर डिवाइड होती है, और ये ब्लड रिसीव करता है आपका नेफ्रॉन। ठीक है। और ये नेफ्रॉन ब्लड को क्या करेगा? फिल्टर करेगा। मीन्स जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से रिमूव करेगा थ्रू यूरिन्स, और जो भी मतलब कि काम की चीजें आपकी बॉडी के अंदर होती है उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर है? सो किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? किडनी का मेन फंक्शन होता है आपका वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। तो कैसे करेंगे? ब्लड को फिल्टर करेगा, ब्लड फिल्टर एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, या फिर आप अनवांटेड सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस। अब अनवांटेड सब्सटेंस कैसे हैं? अनवांटेड सब्सटेंस लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, एंड आप बहुत सारे जैसे ड्रग्स लिख सकते हो, ट्रॉक्सिन लिख सकते हो। इन सभी को हमारी बॉडी से रिमूव करना और एब्जॉर्प्शन करना, जो कि आपकी किडनी में प्रेजेंट नेफ्रॉन के अंदर जब ब्लड फिल्टर होता है तो कुछ ऐसी चीजें भी फिल्टर हो जाती है जो कि हमारे लिए काम की होती है, तो उनको फिर से रीअब्जॉर्ब भी करना पड़ता है। जो कि हमारी बॉडी के लिए काम की है उनको हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। ठीक है। जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, इन सभी को फिर से एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये प्रोसेस होती कैसे है वो हमें समझना है। देखिए, यूरिन फॉर्मेशन जो है आप उसको कह सकते हैं एक तरह का ब्लड क्लींजिंग प्रोसेस है। क्या है? यूरिन फॉर्मेशन इज ब्लड क्लींजिंग प्रोसेस। यूरिन फॉर्मेशन इज ब्लड क्लींजिंग प्रोसेस, आप इसको कह सकते हैं।
अनवांटेड सब्सटेंस को रिमूव करना, जो काम की चीजें हैं, क्योंकि अनवांटेड सब्सटेंस रिमूव होंगे, टॉक्सिन्स आपके ब्लड से रिमूव होंगे, मतलब कि आपका ब्लड क्या हो रहा है, क्लीन हो रहा है। तो ये आपका ब्लड क्लींजिंग प्रोसेस आप इसको कह सकते हैं। अब ये प्रोसेस होता कैसे है हमें वो समझना है। किडनी के बारे में हमने समझ लिया, नेफ्रॉन होता है, स्ट्रक्चर समझ लिया, पार्ट समझ लिए, सब समझ लिया, बट यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे है, कैसे नेफ्रॉन के अंदर ब्लड फिल्टर होता है, अनवांटेड सब्सटेंस को रिमूव किया जाता है, काम की चीजों को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो चलिए उसके बारे में समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आज की क्लास है, बस आपका थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रहेगा, फोकस अच्छा रहेगा तो क्लास समझ में आएगी, अदरवाइज आपको क्लास नहीं समझ में आएगी अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। देखिए यूरिन फॉर्मेशन की आप बात करते हैं तो यूरिन फॉर्मेशन की 3 स्टेप्स होती है। कौन कौन सा स्टेप्स होती है यूरिन फॉर्मेशन की? 3 स्टेप्स होती है। फर्स्ट वन होती है आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन। थर्ड है आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, मीन्स आपको नाम से क्लियर होगा वैसे तो थोड़ा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब कि इसमें किसके फंक्शन की बात हो रही है, आपके ग्लोमेरुलस की बात हो रही है। और इसमें आपके किसकी बात हो रही है, आपके ट्यूबुलर फंक्शन जो होता है, ट्यूबुलर फंक्शन जो होता है उसकी बात हो रही है। अब ये किसके पार्ट है आप सभी जानते हैं, हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से समझा है। आपको यहाँ पर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाई भी दे रहा है, कुछ इस तरीके का होता है आपका नेफ्रॉन। तो आप सबसे पहले देखते हैं आपके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कि यहाँ से आपकी एक आर्टरी जो है वो ब्लड को लेकर आती है, आगे जाकर वो कैपिलरी का जाल बनाती है, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। जो आर्टरी ब्लड को लेकर आ रही है उसको अफेरेंट आर्टरी, आप इसको आर्टरी नहीं कहेंगे क्योंकि ये आर्टरी की बहुत ही माइन्यूट ब्रांच है, तो उसको आप आर्टेरियोल्स कहेंगे, क्योंकि आर्टरी की जो ब्रांच होती है उसको आर्टेरियोल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर अफेरेंट आर्टरियोल्स ब्लड को लेकर आती है, एक जाल बनाती है जिसको कैपिलरी जाल बनाती है, जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। यही आगे जाकर ग्लोमेरुल जो कैपिलरी का नेटवर्क होता है आगे जाकर किसको बनाता है, आपके इफेरेंट आर्टरियोल्स को बनाता है। और ये इफेरेंट आर्टरियोल्स जो है वो आगे जाकर आपकी और भी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए ये आपका ग्लोमेरुलस है और इस ग्लोमेरुलस को एक कप ने होल्ड किया हुआ है जिसको हमने बोमन कैप्सूल कहा। चलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम बनाकर देखते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आएगी, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हमने देखा, आप चलो पहले बोमन कैप्सूल को बना लीजिए। ओके, समझ में आ रहा है आपको, ये हमने बनाया है स्ट्रक्चर। देखिए ये है आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का होता है। तो अभी हमने क्या समझा कि आपका ब्लड जो है वो सबसे पहले नेफ्रॉन के अंदर आता है। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ओके, देखिए तो कौन सी आर्टरियोल्स आपका ब्लड को लेकर आ रही है, वो है अफेरेंट आर्टरियोल्स। ठीक है, ये अफेरेंट आर्टरियोल्स यहाँ पर इस तरीके से आप इसके ग्लोमेरुलस को बना सकते हैं। ये है आपकी अफेरेंट आर्टरियोल्स। अफेरेंट आर्टरियोल्स ब्लड को लेकर आई, एक नेटवर्क बनाया कैपिलरीज का जिसको आपने ग्लोमेरुलस कहा। क्या कहा?
ग्लोमेरुलस कहा। ठीक है, यहां से आपकी जो आर्टरी निकल रही है, आर्ट्रियोल्स निकल रही है, उसको आप इफेरेंट आर्ट्रियोल्स कहते हैं। क्लियर है, ये है अफेरेंट और ये है इफेरेंट। इफेरेंट कैसे याद रखेंगे, एग्जिट से याद रखेंगे। क्लियर है। अब देखिए होता क्या है इसकी, पहले आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर को देख लीजिए। इसको आप कहते हैं बॉमन कैप्सूल। ये है आपका पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये है आपका लूप ऑफ हेनले। ये है डीसीटी, इसके बारे में हम पहले समझ चुके हैं। और ये है आपका कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर है। अब देखिए ब्लड सबसे पहले आता है किसके पास में, आपके अफेरेंट आर्टरियोल्स से ग्लोमेरुलस के पास। ग्लोमेरुलस में आपका कैपिलरीज है, नेटवर्क है, उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है। अब ये ब्लड जो है आता है फिल्टर होने के लिए। सो जब यहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है तो वो कहाँ पर आएगा, देखिए ब्लड में आपकी दो चीजें होती है। ब्लड में आप पढ़ते हैं प्लाज्मा और एक होता है आपका सेल्यूलर पार्ट। ठीक है, सेल्यूलर पार्ट और एक है प्लाज्मा। सो यहाँ पर प्लाज्मा गेट फिल्टर, नॉट सेल्स, क्योंकि सेल यहाँ पर कभी भी फिल्ट्रेशन में नहीं आती है, कभी भी फिल्ट्रेट में नहीं मिलती है। तो यहाँ पर प्लाज्मा फिल्टर होगा और प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, बहुत सारी चीजें हैं। बट यहाँ पर प्रोटीन कभी भी फिल्टर नहीं होता है, प्रोटीन कभी फिल्टर नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन की साइज जो होती है वो बड़ी होती है। देन यहाँ पर जब मैं आपको फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगी और उसमें जो पोर होते हैं, उसमें जो पोर की साइज होती है उससे आपके प्रोटीन की साइज जो होती है वो बड़ी होती है। जैसे हम घर में चाय छानते हैं तो हमारी जो चाय छन्नी है उसकी जो उसमें छोटे छोटे से छेद हैं, उसकी साइज जो होती है वो छोटी होती है देन चाय पत्ती से, तो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, बाकी चाय छन जाती है। वैसे ही प्रोटीन की साइज बड़ी होती है इसलिए प्रोटीन फिल्टर नहीं होता है, बाकी मोस्ट ऑफ चीजें यहाँ पर आपकी फिल्टर हो जाती हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि फिल्ट्रेशन होता है तो ब्लड यहाँ पर फिल्टर होगा तो कहाँ पर आएगा प्लाज्मा, आपके इस बॉमन कैप्सूल में आएगा। और बॉमन कैप्सूल में आने के बाद आप उसको ब्लड या प्लाज्मा नहीं कहेंगे, उसको आप फिल्ट्रेट कहेंगे। सो ये फिल्ट्रेट आपके जाता है पीसीटी में। तो इस पूरी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्लियर है। देन आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आती है आपकी पीसीटी। अब ये जो फिल्ट्रेट है, इस फिल्ट्रेट में आपकी कई सारी चीजें प्रेजेंट है। इस फिल्ट्रेट में आपका पानी भी मिलेगा, आपको इस फिल्ट्रेट में आपको आपका अमाइनो एसिड भी मिलेगा, आपका ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, इसमें आपका सोडियम भी प्रेजेंट है, आयंस भी प्रेजेंट है, मीन्स तो बहुत सारी चीजें आपके इस फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है। तो इनको हमें रीअब्सॉर्ब करना पड़ेगा क्योंकि यह हमारी बॉडी के लिए काम की है, इसको हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। सो हमारी बॉडी होती है बहुत बड़ी चालाक। तो वो चालाकी कैसे करेगी कि ये जो पीसीटी होता है, इस पीसीटी में कुछ इस तरीके की सेल्स जो है वो यहाँ पर लगा देती है, ये इस तरीके की, जो कि ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होती है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो है आपका पीसीटी में ही होता है। सो यहाँ पर होगा आपका रीअब्जॉर्प्शन। अब ये रीअब्जॉर्प्शन आपके ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रहा है, इसीलिए इसको ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जितनी भी ट्यूब्यूल्स है, आपका लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, इसके अंदर जो भी रीअब्जॉर्प्शन होगा उसको आप ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे। क्लियर है। फिर लास्ट वन आता है आपका ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब देखो रीअब्जॉर्प्शन तो हमने कर लिया, जो काम की चीजें थी वो हमने ले ली, बट कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी चीजें भी हमारी ब्लड में रह जाती हैं आफ्टर फिल्ट्रेशन। जैसे कि आप हाइड्रोजन आयंस को ले लीजिए, जो कि हमारे अंदर पीएच को बढ़ा सकते हैं ब्लड के अंदर, तो उनको हम ज्यादा हमारे ब्लड के अंदर नहीं रख सकते, तो उन हाइड्रोजन आयन को आप फिर से सिक्रीट कर देंगे। ठीक है, आपके यहाँ पर इसके अराउंड देखिए ये जाल चलता है, यहाँ पर अभी वो मैंने हटा दिया है यहाँ से। तो ये जो एफेरेंट आर्ट्रियोल्स है वो इस तरीके से पूरा जाल बिछाए पड़ी हुई चलती है। ये देखिए यहाँ पर पूरी इस तरीके से ये जाल बिछा हुए पड़ी हुई होती है, इसके आसपास पूरा नेटवर्क होता है यहाँ पर इसके आसपास। तो ये क्या करेगी, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो होता है, ये इसने एब्जॉर्प्शन किया, जैसे यहाँ पर आपकी ये ब्लड वेसल्स मान लीजिए, तो ये एब्जॉर्प्शन हुआ, ये एब्जॉर्प्शन आपका इसमें आया, बट इसमें जो प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन आयंस इसमें सिक्रीट किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो आपका नेटवर्क होता है यहाँ पर, जिसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी।
पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहा जाता है, जो कि इसके पूरी आसपास इसके अराउंड जो है वो जाल बिछाए हुए पड़ी हुई होती है, और इसी के अंदर आपकी जो जरूरी काम की चीजें हैं उनको रीअब्सॉर्ब किया जाता है, और जो नहीं है उनको फिर से इसमें सिक्रीट किया जाता है, दैट्स कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्लियर, समझ में आया? ये आपके यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, बट अभी भी हमने इसको डिटेल में कवर नहीं किया, ये मैंने एक सुपरफिशियल आपको बताया कि किस तरीके से आपकी ये सारी प्रोसेस होती है। अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वन आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को समझते हैं। नाम से समझ में आ गया है आपको, थोड़ा मैंने बेसिक आपको बता भी दिया है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस, जो कि आपके यूरिन फॉर्मेशन के आप फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं या फिर ब्लड फिल्ट्रेशन की फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन या ब्लड फिल्ट्रेशन। ओके, तो देखिए होता क्या है, चलिए यहाँ पर इसको समझते हैं थोड़ा सा। हमने कहा कि आपकी जो आर्ट्रियोल है जो कि ब्लड को लेकर आती हैं, हम उसको अफेरेंट आर्ट्रियोल्स कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, आपको इसमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है इन दोनों में। ये है आपकी इफेरेंट आर्ट्रियोल, इफेरेंट आर्ट्रियोल, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? ये थोड़ी सी चौड़ी दिख रही है और ये थोड़ी सी पतली दिख रही है। अब ब्लड जो फिल्टर होता है वो क्यों हो रहा है? वो प्रेशर के कारण हो रहा है। जैसे हमने एक मोटा सा पाइप लगाया है, आगे जाके उस पाइप को पतला कर दिया, बहुत ही ज्यादा नैरो कर दिया, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा। अब देखिए, तो ये ब्लड गेट फिल्टर बाय प्रेशर, प्रेशर के द्वारा वो फिल्टर हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, इसका जो डायमीटर होता है वो वाइड होता है देन एफेरेंट आर्ट्रियोल से, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो एफेरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड गया अंदर, किसके पास गया जी? ग्लोमेरुलस के पास, मतलब कि ग्लोमेरुलस बनेगा आगे जाकर, कैपिलरीज का जाल बनेगा आगे जाकर। तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस से ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। अब ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसकी 3 स्टेप्स होती है या 3 चीजों के कारण होता है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट वन यहां पर आप लिख सकते हैं, एक होता है आपका यहाँ पर, सबसे पहले क्या आ रहा है? ये ग्लोमेरुलस है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के द्वारा। सेकंड आता है यहाँ पर आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और थर्ड आता है यहाँ पर आपका विसरल लेयर। ये 3 चीजें इन्वॉल्व होती है आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। कैसे इन्वॉल्व होती है? देखिए, ये आपकी ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल के अंदर एंडोथेलियल लेयर्स भी होती है, और एंडोथेलियल लेयर है, तो इस एंडोथेलियल लेयर के यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर जब आप आपके बोमन कैप्सूल को देखेंगे, तो बोमन कैप्सूल की ये वाली लेयर जिसको हम विसरल लेयर कहते हैं, और ये लेयर होती है आपकी पैराइटल लेयर। पेराइटल लेयर। ओके, अब ये विसरल लेयर और पेराइटल लेयर दोनों बनी हुई तो स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है, बट ये जो विसरल लेयर होती है इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये थोड़ी सी मॉडिफाइड होती है, इस तरीके से थोड़ी सी मॉडिफाइड होती है, इसीलिए इनको पोडोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोडोसाइट कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका ग्लोमेरुलस है, इसमें एंडोथेलियल सेल्स होती है, आगे की तरफ चलेंगे तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी। कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आपका सेपरेट करती है इन दोनों को, एंडोथेलियल लेयर को भी सेपरेट करती है, और आपका जो बॉमन कैप्सूल्स की विसरल लेयर होती है इसको भी सेपरेट करती है। फिर आता है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, और देन आती है आपकी विसरल लेयर, और यहीं पर आपका ब्लड जो है वो फिल्टर होता है। ये तीनों प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती है, और इसमें जो ब्लड फिल्टर हो जाएगा उसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट मीन्स क्या हुआ? ब्लड की एंट्री हुई,
ठीक है। बॉमन कैप्सूल्स में किसके द्वारा हुआ? ग्लोमेरुलस के द्वारा। अब देखो इस ग्लोमेरुलस में छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो एंडोथेलियल सेल्स होती है ना, इस एंडोथेलियल सेल्स में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं और इन पोर्स को आप कहते हैं फेनेस्ट्री। क्या कहते हैं इसको? पोर्स को फेनेस्ट्री। जैसे कि आपके ये लेयर्स है तो इनके बीच में छोटे छोटे से इस तरीके से पोर्स होंगे, इनको हम कहते हैं फेनेस्ट्री। फेनेस्ट्री, इसी के द्वारा तो ब्लड फिल्टर होगा, प्रेशर से ब्लड फिल्टर होगा। इस तरीके से प्रेशर से लगेगा और ब्लड यहाँ पर निकलेगा, प्रेशर लग रहा है ब्लड यहाँ पर निकलेगा इस तरीके से। और यहाँ पर क्या निकल रहा है? प्लाज्मा निकल रहा है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो भी आ जाती है जो कि आपकी यहाँ पर छन जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ये सारी चीजें, बट प्रोटीन नॉट फिल्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो है वो किस तरीके से हो रहा है। अब देखिए, इतना आपको क्लियरली समझ में आया? अब आपकी किडनी के पास या फिर आप मान लीजिए कि आपके नेफ्रॉन के पास ब्लड आ रहा है। ब्लड कहाँ से आ रहा है? आपके हार्ट से आ रहा है। तो आप जब हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है। तो आप देखेंगे कार्डियक आउटपुट को, कार्डियक आउटपुट मीन्स होता है कि ब्लड का वो वॉल्यूम जो कि हार्ट पर मिनट में पंप कर रहा है। कार्डियक आउटपुट क्या है? ब्लड का वो वॉल्यूम जो कि हार्ट आपका पर मिनट में पंप कर रहा है। अब मान लो जैसे कार्डियक आउटपुट जो होता है नॉर्मल आप मानेंगे तो ये होता है 5 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट। तो ये तो हो गया कार्डियक आउटपुट। अब आपका हार्ट जो है वो ब्लड आपके दे रहा है आपके ऑर्गन्स को, वैसे ही आपकी किडनी के पास में भी ब्लड आएगा हार्ट से। तो किडनी के पास कितना ब्लड आता है? अप्रोक्स आप यहाँ पर लिखेंगे 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट जो होता है आपकी किडनी के पास आता है। कितना? 1/5, मतलब कि 5 लीटर है तो आप अप्रोक्स मतलब कि 1100, सॉरी 11,000 हो गया है, 1100 से 1200, हाँ 1100 से 1200 ml आप यहाँ पर मान सकते हैं। 1100 से 1200 ml तो आपकी किडनी के पास ही आ जाता है और ये ब्लड जो है आपका फिर फिल्टर होता है। और देखिए अब फिल्ट्रेशन कितना बनता है आप ये देखिए, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है? मतलब कि आपके नेफ्रॉन के पास ब्लड आया और ये इसको फिल्टर करेगा, तो वो रेट क्या है फिल्ट्रेशन की, किस रेट से वो फिल्टर कर रहा है, कितने टाइम में कितना फिल्टर कर रहा है ब्लड को। तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है ये होती है 180 लीटर पर 24 आवर, 180 लीटर पर 24 आवर। तो कार्डियक आउटपुट तो आपका 5 लीटर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 180 लीटर कैसे हो रहा है? ये तो कुछ समझ में नहीं आया मैम। थोड़ा थोड़ा करके होता है, क्योंकि किडनी के पास लगातार ब्लड आ रहा है, लगातार ब्लड आ रहा है, कार्डियक आउटपुट हुआ ब्लड आया, कार्डियक आउटपुट हुआ ब्लड आया। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं आपके 24 घंटे की। तो 24 आवर में आपका 180 लीटर जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आप इसको कहेंगे। जीएफआर कितना होता है? 180 लीटर। लेकिन अगर हम बात करें पर मिनट की तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 125 ml पर मिनट। 125 ml पर मिनट जो है आपका यहाँ पर जीएफआर होता है, अगर आप इसको मिनट में देखेंगे। बट एक चीज हो रहा है यहाँ पर इंटरेस्टिंग, पर यूरिन कितना बनता है? ओनली 1.5 या 1 to 1.5 लीटर। कितना? ओनली 1 to 1.5 लीटर पर 24 आवर। ओनली 1 to 1.5 लीटर। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है, वाटर भी निकल रहा है। अब ये वाटर जो होता है वो मैक्सिमम रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। तो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है, इसीलिए आपका जो यूरिन है, क्योंकि वाटर हमारे लिए काम की चीज है, अगर वाटर को निकाल देंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, तो आपका यहाँ पर जो यूरिन एक्सक्रीट होता है वो ओनली कितना है यहाँ पर आपका 1 to 1.5 लीटर पर 24 आवर।
समझ में आया? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिख लेना। हार्ट ने ब्लड को पंप किया, कार्डियक आउटपुट 5 लीटर, किडनी के पास आया 1/5 ऑफ ब्लड, अप्रोक्स 1100 से 1200 ml। फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर आप रीनल ब्लड फ्लो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। रीनल ब्लड फ्लो मतलब कि किडनी के पास ब्लड आया और गया, ये है आपका रीनल ब्लड फ्लो। तो रीनल ब्लड फ्लो से ही आपका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जीएफआर कितना है, 180 लीटर पर 24 आवर, मिनट में देखेंगे तो 125, और ड्यूरिन हो रहा है आपका 1 to 1.5 लीटर। क्लियर? अब रीनल ब्लड फ्लो की बात करें तो रीनल ब्लड फ्लो मतलब कि किडनी के पास ब्लड आया, कार्डियक आउटपुट हुआ, किडनी के पास ब्लड आया और गया। रीनल ब्लड फ्लो जो होता है अप्रोक्स होता है आपका कितना, 600 ml पर मिनट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी से आपका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकलेगा। जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है, देखो यहाँ पर चीजें हट गई है पर आपको समझ में आ गई है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू, आप लिखेंगे यहाँ पर जी एफ आर अपॉन रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है। और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शंस की अप्रोक्स रेंज जो होती है वो 90 to 20% होती है, 90 to 20% होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकालेंगे बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और रीनल ब्लड फ्लो के थ्रू, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ये जो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की, इसको आप क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर जो ब्लड फिल्टर होता है उसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, एक तो नॉर्मल फिल्ट्रेशन होता है और एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब कि ब्लड फिल्टर, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ड्यू टू प्रेशर, फिल्ट्रेशन ड्यू टू प्रेशर मतलब कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन किसके द्वारा हो रहा है, प्रेशर के द्वारा। यहाँ पर प्रेशर लग रहा है, उसकी वजह से ब्लड फिल्टर हो रहा है, दैट्स कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस। और एक नॉर्मल फिल्ट्रेशन होता है और इसमें आपका प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं होता है, कभी भी प्रोटीन छनकर आपके फिल्ट्रेट में नहीं आता है। अब हम, आपका जो ब्लड फिल्टर हुआ है, अब हम उसको क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट। उसको यूरिन नहीं कहा जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। यूरिन कब कहेंगे, जब वो कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। तो अभी हम इसको क्या कह रहे हैं, फिल्टर, फिल्ट्रेट। जो ब्लड फिल्टर हुआ है, जो प्लाज्मा फिल्टर हुआ है, आपके बॉमन कैप्सूल में आ चुका है, उसको आप कहेंगे फिल्ट्रेट। अब वो आगे की तरफ जाएगा, कहाँ पर जाएगा, आपके ट्यूब्यूल्स के पास, तो उसको हम कहेंगे ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। तो देखिए ये आपका डायग्राम है जो अभी हमने समझा है, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शंस। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शंस को आप यहाँ पर सेकंड स्टेप कह सकते हैं, सेकंड स्टेप ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की सेकंड स्टेप होती है रिनल रीएब्जॉर्प्शन। इसको आप कहेंगे मतलब कि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कह सकते हैं। जैसे कि बॉमन कैप्सूल में जो होता है वो नॉन सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव कैसे, नॉन सिलेक्टिव का मतलब ये होता है कि कोई भी चीजें सिलेक्ट नहीं करी गई है। नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशंस कहेंगे उसको, कि कोई भी चीज सिलेक्ट नहीं करी गई कि कौन से फिल्टर करना है कौन सी नहीं करना है, वो साइज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फिल्टर हो गए। बट यहाँ पर सारी चीजें सिलेक्टेड होती है। सो इसको आप लिखेंगे यहाँ पर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शंस इज अ सिलेक्टिव, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शंस में जो सिलेक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए काम के हैं, मीन्स आप लिख सकते हैं कि नेसेसरी, नेसेसरी सब्सटेंस या नेसेसरी फॉर, मतलब कि जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। क्या क्या जरूरी है, जैसे कि जो आपके फिल्ट्रेट में आ गए हैं, जैसे कि ग्लूकोज को नहीं हम रिमूव कर सकते हैं, ग्लूकोज को कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। सो ग्लूकोज हो गया, जैसे कि अमाइनो एसिड है, विटामिन से, ये सारी हमारे लिए काम की चीजें हैं। जैसे कि कुछ आयंस है, उनको हम फिल्टर नहीं कर सकते, उनको हम यूरिन के थ्रू बहा नहीं सकते, तो हमारी बॉडी में उनको फिर से रीअब्सॉर्ब करना पड़ेगा। तो वो आप किसके द्वारा करेंगे, रीअब्सॉर्प्शन के द्वारा करेंगे, इसी को आप ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं। तो इसमें हमने चीजें को सिलेक्ट कर ली है, जो हमारी काम की चीजें हैं, जो नेसेसरी है उनको हमने रख लिया, जो अनवांटेड है, अनवांटेड सब्सटेंस है,
अनवांटेड सब्सटेंस है, जैसे कि क्या हमने बताया अनवांटेड सब्सटेंस में, जैसे कि यूरिया है। कुछ यूरिया हालांकि रीअब्सॉर्ब भी किया जाता है, पार्शियली रीअब्सॉर्ब किया जाता है, क्यों किया जाता है अभी आगे बताऊंगी। यूरिया है, जैसे क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। यूरिक एसिड को भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर है? सो इसको आप कहेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो चलिए अब देखते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन जो है वो होता कैसे है। तो उसके लिए हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो चलिए फिर से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप चाहें तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, या फिर चलो वैसे ही बनाते हैं। चलिए जी, ये हमने बना लिया यहाँ पर आपका पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये आपका एक असेंडिंग सेगमेंट, ये फिर से आ जाता है यहाँ पर आपका डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट। ओके, चलिए थोड़ा सा इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये है आपका बॉमन कैप्सूल्स, ये है आपका पीसीटी, ये है आपका लूप ऑफ हेनले, ये है डीसीटी, और ये है कलेक्टिंग डक्ट। अब देखिए ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो आपका यहाँ पर ब्लड जो है वो फिल्टर होकर आ गया था, इसको हमने क्या कहा, फिल्ट्रेट कहा। सो ये क्या है, यहाँ पर फिल्ट्रेट है। अब इस फिल्ट्रेट के अंदर आपकी क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका वाटर भी है, H2O भी है, ठीक है। तो इस फिल्ट्रेट में जो जो है वो मैं बता रही हूँ, जैसे आपका ग्लूकोज भी है, ठीक है। ग्लूकोज के अलावा यहाँ पर आपके आयंस भी है, विटामिन भी है, अमाइनो एसिड भी है, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स भी है, और भी आप लिख सकते हैं जैसे कि कैल्शियम भी है। ये सारी चीजें आपके इस फिल्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट है, जिनको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले रीअब्जॉर्प्शन के लिए क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका पीसीटी। पीसीटी में क्या प्रेजेंट होती है, पीसीटी में प्रेजेंट होती है, यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इस तरीके की सेल्स या फिर एपिथेलियल लेयर, जिसको आप कहते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल क्या काम करती है, देखिए ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, जिसके कारण मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है। मतलब क्या आप कह सकते हैं कि 99% वाटर आपका यहीं पर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और आपका ये जो आयंस जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी यहीं पर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। सो क्या क्या चीजें पीसीटी में रीअब्सॉर्ब होती है उनको देखिए। तो यही सारी चीजें मैक्सिमम तो यहीं पर ये एब्जॉर्ब हो जाती है, जैसे कि H2O हो गया, आपका अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये आपका यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। आपका सोडियम भी यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होता है, आपका कुछ पोटेशियम भी यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होता है। तो H2O भी आपका रीअब्जॉर्ब हुआ, किसके द्वारा हुआ, जैसे आप सिंगल इसको यहाँ पर बनाकर भी देख सकते हैं। जैसे आपकी ये कैपिलरीज है, ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है। इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के पास यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका ओके, ये मैंने बनाया ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और यहाँ पर आपका प्रेजेंट है ये फिल्ट्रेट, ठीक है। इसके बीच में आपका यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी आएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसे आप कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है वो जाएंगे, ये इस तरीके से देखो, इसको इस तरीके से एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्ब करके देगी आपके पीछे इसको, ठीक है, एब्जॉर्ब करके देगी इसको। इस एरो का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, इसको आप ध्यान रखना। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपकी, इसको यहाँ पर बना भी सकते हैं, ये जो आपकी आर्ट्रियोल्स आ रही है वो इस तरीके से इसके अराउंड लिपटी हुई होती है। तो यहाँ पर आप इस एरो का ध्यान रखें। तो ये सारी चीजें जो है वो कहाँ पर जा रही है, आपकी इस फिल्ट्रेट से जा रही है। तो इसको आप ध्यान रखिए, बस ये जो सिलेक्टिव सब्सटेंस है उन सभी को लेगी, एब्जॉर्ब करेगी, रीअब्जॉर्ब करेगी, और
और आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज को दे देगी, आपके ब्लड में चली जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन, जो कि कहाँ पर हुआ, पीसीटी में हुआ, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हुआ। प्रॉक्सिमल मतलब कि पास, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपकी पीसीटी में ही होता है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़िए। देखिए फिर आता है आपका लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पर आप जाएंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, किसका, H2O का। यहाँ पर भी किसका होगा, आपके मैक्सिमम H2O का। यहाँ पर भी किसका होगा, H2O का रीअब्जॉर्प्शन होगा। फिर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, NaCl का। यहाँ पर किसका होगा, NaCl का। अब देखो ये जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव और पैसिव होता है। कैसा होता है, एक्टिव और पैसिव। और एक्टिव और पैसिव क्या होता है आप सभी जानते हैं, एक्टिव और पैसिव क्या होता है आप सभी जानते हैं। देखिए एक्टिव का मतलब होता है कि जिसमें एनर्जी की जरूरत लगती है, एनर्जी मींस एटीपी की नीड होती है, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए एटीपी की नीड होती है। लाइक आप देख लीजिए ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इन सभी को रीअब्जॉर्ब करना है तो एटीपी की जरूरत होगी। तो जहां जहां पर इनका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वहां पर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। और पैसिव मतलब कि जिसमें कोई एटीपी की नीड नहीं है, लाइक आप लिख सकते हैं वाटर, वाटर को रीअब्सॉर्ब करने के लिए कोई एटीपी की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर जरूरत है, जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए। ठीक है, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इन सभी के एब्जॉर्प्शन के लिए अब कहीं पर एक्टिव हो रहा है, कहीं पर पैसिव हो रहा है। तो यहाँ पर आप NaCl देख रहे हैं, NaCl का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब डीसीटी की अगर हम बात करेंगे तो डीसीटी का थोड़ा सा ऐसा रहता है कि इसमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मतलब कि कंडीशन के हिसाब से कि बॉडी का जो फ्लूइड है और उसका वॉल्यूम कम या ज्यादा हो रहा है, पानी आपने किसी दिन कम पिया है, पानी आपने ज्यादा पिया है, तो उस तरीके से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर। उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आया या नहीं। मैं आपको डीसीटी का भी बता ही देती हूँ कि डीसीटी में क्या होता है। देखो डीसीटी में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, इसको भी हम थोड़ा सा रेड कलर से लेते हैं। डीसी में रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन जो है वो H2O का होता है। हालांकि ये परमिएबल नहीं है वाटर के लिए, बट परमिएबल होता है किस कंडीशन में, हार्मोन के कारण। वो अभी मैं आपको डीसीटी के बारे में बताऊंगी, तब बताऊंगी। देखिए H2O का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर सिक्रीशन के बारे में। सिक्रीशन का मतलब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन भी आएगा आपका। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में जब आप देखते हैं, सिक्रीशन मीन्स ये जो आपके यहाँ पर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, मतलब कि ब्लड में जो चीजें काम की नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयंस। देखो हाइड्रोजन है, जैसे यूरिया है, ठीक है, तो यूरिया को भी यहाँ पर दिया जाता है, बट इसका पार्शियली रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, ये यहीं पर इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर भी होता है, बाकी वहां पर भी होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके हाइड्रोजन आयंस है, अब हाइड्रोजन आयंस मतलब कि, या फिर आप यूरिया की जगह लिख सकते हैं कि अमोनिया। ठीक है, क्योंकि कुछ अमाउंट में जो अमोनिया है वो बच जाता है। ठीक है, हालांकि यूरिया को डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते, बहुत ही पार्शियल अमाउंट में, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, तो वो इसमें रिमूव जो है वो किया जाता है। तो आपके ब्लड से आपके फिल्ट्रेट में पहुंचाया जा रहा है ताकि वो यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीशन उसका हो जाए। देखिए जब एक्सक्रीशन होता है या रीअब्जॉर्प्शन होता है तो तीन तरीके से होता है, मतलब कि एक तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, एक पार्शियली रीअब्जॉर्प्शन होता है, और एक कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तीन कंडीशंस हो रही, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, जो चीजें हैं सारी हमने ले ली। पार्शियली रीअब्जॉर्प्शन लाइक यूरिया, यूरिया का पार्शियली रीअब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि यूरिया जरूरी होता है आपकी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए। अब ये क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तो यूरिया का पार्शियली रीअब्जॉर्प्शन होता है, और किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, मतलब कि ओनली एक्सक्रीशन हो रहा है, लाइक क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, इनको हम नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, इनको डायरेक्टली हमारे यूरिन के थ्रू रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो ये तीन स्टेप्स में होता है। तो हमने क्या देखा, सिक्रीशंस। अब यहाँ पर सिक्रीशंस क्या हो रहा है, आपके हाइड्रोजन्स का, अमोनिया का, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं आपके हाइड्रोजन्स का और आपके
यहाँ पर थोड़ा सा पोटेशियम्स का भी सिक्रीशंस होता है, हाइड्रोजन और पोटेशियम का सिक्रीशंस यहाँ पर होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारी चीजें एब्जॉर्ब हो रही है किसके द्वारा? डीसीटी के द्वारा। ये एरो है आपका एब्जॉर्प्शन का, रीअब्जॉर्प्शन का, ये है आपके सिक्रीशंस का। और अगर आप बात करेंगे सीडी में, तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है? इसमें H2O का यानी कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और यहाँ पर यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका रीअब्सॉर्प्शन के बारे में। अब चाहे तो हम सिंगल सिंगल भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा। देखो ट्यूबुलर सिक्रीशंस तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सिंगल सिंगल इनके बारे में। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पीसीटी के बारे में तो मैं आपको पूरा बता ही चुकी हूँ कि पीसीटी में क्या क्या रीअब्सॉर्प्शन होता है, क्या क्या सिक्रीशंस होता है। तो देखिए पीसीटी के बाद में जैसे आप लूप ऑफ फैनले को देखेंगे, तो ये है आपका लूप ऑफ फैनले वाला पार्ट। अब लूप ऑफ फैनले में क्या होता है कि आपके ये दो पार्ट होते हैं, देखिए इस तरीके से। ओहो चलो सॉरी, वापिस ही बना लेते हैं हम इसको। लूप ऑफ फैनले में ये कुछ इस तरीके से, एक मिनट, ये हमने पढ़ा है पहले। इसको हम क्या कहते हैं? जो थीन वाला एरिया है, जो थिक वाला एरिया है, उसको हम क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से हमने क्या लिया? यहाँ से हमने ले लिया वाटर, यहाँ से भी हमने क्या लिया? यहाँ से भी हमने ले लिया वाटर, और यहाँ से क्या लिया आपने? NaCl लिया, और यहाँ से भी क्या लिया आपने? NaCl लिया। अब देखिए, अब जो आपका लूपोफेनले होता है, इस लूपोफेनले में एक तो होता है आपका डिसेंडिंग, ठीक है, ये डिसेंडिंग, और ये है आपका असेंडिंग। ये है आपका असेंडिंग, ये है डिसेंडिंग, ये है असेंडिंग। ये है आपका थिन वाला पोर्शन, थिन सेगमेंट, ये है आपका थिक सेगमेंट। इसी प्रकार उसमें भी होगा। सो ये है आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले, एक है डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले, एक है आपका असेंडिंग लूप ऑफ फैनले, असेंडिंग लूप ऑफ फैनले। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले होता है, इट परमिएबल फॉर वाटर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इट परमिएबल फॉर वाटर, परमिएबल for water but not for ions. Oh, but not for ions. नॉट फॉर आयंस। बट जब आप बात करेंगे आपके असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले, असेंडिंग मतलब कि जो ऊपर की तरफ जा रहा है, कि असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में क्या होता है? असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले इट परमिएबल फॉर आयंस बट नॉट फॉर वाटर। वाटर को परमिएबल नहीं करता है, बट ये आयंस को परमिएबल करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है? NaCl का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, कि ये वाटर को तो पास होने दे रहा है बट आयंस को नहीं। यहाँ पर ये उल्टा हो रहा है, आयंस को पास होने दे रहा है बट वाटर को पास नहीं होने दे रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, कौन सी कंडीशंस यहाँ पर बनेगी? कि देखिए यहाँ पर वाटर जो है वो जा रहा है। अब यूरिन से, या फिर यूरिन नहीं कहेंगे, जो फिल्ट्रेट है आपका, ये जो फिल्ट्रेट है, इस फिल्ट्रेट से अगर हम वाटर को निकाल लेंगे, मीन्स इसमें आयरन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो उस कंडीशंस में आपका फिल्ट्रेट कैसा बनेगा? उस कंडीशन में आपका फिल्ट्रेट जो है वो बनता है हाइपरटोनिक। कैसा बनेगा? हाइपरटोनिक। ठीक है, इस वाले पार्ट की मैं बात कर रही हूँ। फिर आप इस पार्ट में चलेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में, मीन्स यहाँ पर कैसा बनेगा आपका? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेस अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर की मात्रा कम हो जाती है। और यहाँ पर आप क्या देखेंगे? वाटर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका जो फिल्ट्रेट है वो कैसा बनेगा? हाइपो हाइपोटोनिक। कैसा बनेगा? हाइपोटोनिक, मतलब कि मोर अमाउंट ऑफ वाटर, मोर अमाउंट ऑफ वाटर, मीन्स आपका फिल्ट्रेट कैसा होगा? यहाँ पर डाइल्यूट। कैसा होगा? डाइल्यूट होगा, जी हाँ। यहाँ पर कैसा होगा? यहाँ पर होगा कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेट।
ठीक है, तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर कोई सिक्रीशन नहीं होता है, यहाँ पर कोई सिक्रीशन नहीं होता है, ओनली रीअब्जॉर्प्शन होता है। और देखो यहाँ पर जो कैपिलरीज होती है आपकी, जैसे कि मैंने बताया ना कि कैपिलरी का जाल होता है जिसको आप वासा रेक्टा कहते हैं, जैसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है, ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है। अभी मैंने ये कुछ इस तरीके का बनाया, पर इसका जो स्ट्रक्चर होता है आपका ये कुछ इस तरीके का होता है। अभी शायद मेरे पास उसकी इमेज नहीं है, चलिए यहाँ पर है। हाँ ओके, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो जाल बिछा हुआ है पूरा, ये यहाँ पर इस तरीके का, ये लूप ऑफ हेनले के अराउंड है ये वाला जाल, ये इसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। इसमें अपोजिट चीजें होती है। अपोजिट चीजें मतलब कि देखिए अभी तक हम कहाँ पहुंचे थे, आपके ट्यूबुलर सिक्रेशंस में। अपोजिट कैसे होता है वो देखिए यहाँ पर आप, कि इसमें आपका जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कि हमने कहा इसको डिसेंडिंग। बट यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है उल्टा कैसे होता है, यहाँ पर आ रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है, ब्लड ऊपर जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी होगा, फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है तो ब्लड नीचे आएगा, मतलब कि अपोजिट यहाँ पर होगा। ये है आपकी वासा रेक्टा। क्या है? वासा रेक्टा। ओके, क्लियर है, ये समझ में आया आपको लूप ऑफ हेनले के बारे में। अब हमें बात करनी है आपके डीसीटी के बारे में, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के बारे में भी मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ कि चलो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। तो ये डीसीटी में कुछ इस तरीके से यहाँ पर बड़ी बड़ी डीसीटी बना लेती हूँ। ये देखिए, ये है आपकी डीसीटी। ओके, चलिए, ये है आपकी डीसीटी। अब डीसीटी में क्या होगा, अब्जॉर्प्शन भी होगा और सिक्रीशन भी होगा। पर डीसीटी में जो अब्जॉर्प्शन होता है वो कंडीशनल होता है। क्या होता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, मतलब कि आपकी जो बॉडी फ्लूइड्स होता है, बॉडी फ्लूइड्स कम या ज्यादा, मैंने कहा था कि जब आप कभी पानी कम पीते हैं या कभी पानी ज्यादा पीते हैं, तो जब आप पानी कम या ज्यादा पीते हैं ना, तो आपकी किडनी के लिए वो चैलेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कम पानी पिया या फिर हमारे बॉडी में अगर पानी की मात्रा कम हो गई, मतलब कि उसको ज्यादा से ज्यादा पानी को रीअब्सॉर्ब करना है ताकि पानी की कमी ना हो। ठीक है, तो ये आपकी किडनी को मेंटेन करना होता है। अब डीसीटी में आपका कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है, मतलब कि जब कभी ज्यादा से ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्प्शन की जरूरत पड़ती है, तो क्योंकि ये नॉर्मली अगर आप डीसीटी को देखेंगे ना, तो डीसीटी वाटर के लिए परमिएबल नहीं होता है, बट इसमें तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसके अलावा सोडियम का भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कैल्शियम और क्लोराइड का भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? इट इज नॉट परमिएबल फॉर वाटर, बट परमिएबल इन द प्रेजेंस ऑफ हॉर्मोन्स, या फिर हॉर्मोन्स के कारण। अब ये कौन से हार्मोन है? दो हार्मोन के कारण ये पॉसिबल हो पाता है। एक होता है आपका एडीएच, जिसका नाम आपने सुना होगा, और एक होता है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, और एक होता है एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आज की क्लास देखो थोड़ी सी लंबी होगी, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सी भी चीज हम मिस नहीं करते हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब कि ये वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। एडीएच किसके लिए जरूरी है? फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मतलब कि ये एडीएच एक्ट करता है आपके डीसीटी के ऊपर। देखिए ये एक्ट करेगा डीसीटी के ऊपर, और क्या करेगा, यहाँ से H2O का एब्जॉर्प्शन कराएगा, रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। तो उससे क्या होगा, प्रिवेंट प्रिवेंट डायूरेसिस, ताकि वाटर का लॉस नहीं हो, मतलब कि हमें वाटर की ज्यादा जरूरत है, तो उस कंडीशंस में यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है, मतलब कि ये डायूरेसिस से हमें प्रिवेंट करवाएगा। एडीएच। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन को आप एल्डोस्टेरोन को और आप क्या कहते हैं? एल्डोस्टेरोन को आप कह सकते हैं यहाँ पर मिनरलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन। क्या कह सकते हैं?
मिनरेलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन। ये किसका हार्मोन है? ये हार्मोन है आपका एड्रीनल ग्लैंड का। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? मैंने आपको बताया था किडनी के ऊपर टोपी, ठीक है। और एडीएच एडीएच हार्मोन है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन होता है, ठीक है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो एल्डोस्टेरोन किसका एब्जॉर्प्शन करवाएगा? एब्जॉर्प्शन किसका करवाएगा यहाँ पर? ये करवाएगा आपके NaCl का, ठीक है। NaCl का एब्जॉर्प्शन करवाएगा कौन? एल्डोस्टेरोन। और वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाएगा आपका ADH। तो जब कभी जैसे आपने कंडीशन देखी है डायबिटीज इंसिपिडस की, डायबिटीज इंसिपिडस की, तो इस डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन में क्या होता है कि अगर एडीएच की डेफिशिएंसी हो गई है, इस कंडीशन में होता है ऐसा कि एडीएच की डेफिशिएंसी हो गई है, तो ये क्या करेगा? आपके वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, और उस कंडीशन में क्या होगा? डायूरेसिस की कंडीशंस होगी, इन कंडीशंस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। तो ये जरूरी होता है एडीएच आपके वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। और सिक्रीशन इसमें किस किस का होता है? सिक्रीशन होता है आपके, एक तो हाइड्रोजन आप लिख लीजिए और एक पोटेशियम से यहाँ पर लिख लीजिए, ये दो चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, ये हाइड्रोजन जो होता है वो आपके पीएच को बैलेंस करता है, तो पीएच को बैलेंस करने के लिए इसका सिक्रीशन इसमें जरूरी है। अगर पीएच का इसमें अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा हुआ है तो क्या होगा? एसिडिक आपका ब्लड हो जाएगा, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये सारी चीजें मेंटेन करके चलनी पड़ती है। जैसे मैंने यूरिया बताया, तो यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपके सीडी में होता है, ठीक है। किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में। और ये साइकिल चलती है, यूरिया फिर से जाता है, फिर से पूरी साइकिल में आता है, फिर से उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसका सिक्रीशन होता है, क्योंकि ये जरूरी होता है आपके ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो चलिए उसके बारे में समझ लेते हैं कि कैसे आपके यूरिन को कंसंट्रेट किया जाता है। और यूरिन को कंसंट्रेट करना भी जरूरी है, ठीक है। अगर यूरिन को कंसंट्रेट नहीं किया तो फिर क्या होगा, तो उसके बारे में हम देखते हैं। सो सिक्रीशन में हमने देखा तीन चीजें। पीसीटी में क्या क्या सिक्रीशन होता है? पीसीटी में होता है आपका पोटेशियम्स और हाइड्रोजन्स। और आपका डीसीटी में क्या क्या होता है? डीसीटी में होता है आपका हाइड्रोजन, पोटेशियम्स, और आप यहाँ पर NH4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, अमोनिया। इसका सिक्रीशन होता है आपके जो ब्लड में प्रेजेंट है, इसको एक्सक्रीट आउट किया जाता है। और आप सीडी में देखेंगे तो सीडी में ओनली आपके पोटेशियम और हाइड्रोजन का, सीडी में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सिक्रीशन सामने नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पोटेशियम और हाइड्रोजन का सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो ये आपको डीसीटी के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया। अब चलते हैं हम आपके नेक्स्ट स्टेप पर, वो आता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का मतलब क्या है? यूरिन का कंसंट्रेट, जो कंसंट्रेट यूरिन, जैसे मैंने अभी हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक बताया, तो ये हाइपोटोनिक यूरिन कैसे होता है, हाइपरटोनिक यूरिन कैसे होता है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे आप नेफ्रॉन को बना, देखिए यहाँ पर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओके। ये आपका बॉमन कैप्सूल है, ये लुपोफेनले है, और ये आपका डीसीटी और ये सीटी। अब हम जानते हैं आपके ब्लड की ऑस्मोलेटिविटी कितनी होती है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। ये आपके ब्लड की ऑस्मोलरिटी होती है। और जो ब्लड फिल्टर हुआ है आपके बॉमन कैप्सूल के अंदर जो प्रेजेंट है फिल्ट्रेट, उसकी ऑस्मोलरिटी भी कितनी है? 300। अब पीसीटी में जब आप चलेंगे तो पीसीटी के अंदर भी आपकी ऑस्मोलरिटी जो होती है वो फिल्ट्रेट की 300 ही होती है। अब इसमें 300 ही क्यों है भैया? क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पर तो H2O भी गया, ठीक है। आपका यहाँ पर NaCl जो है वो भी रीअब्सॉर्ब्ड हो गया, सिक्रीशंस भी इसमें हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटेटिव भी डिफरेंस हो रहा है, क्वालिटेटिव भी डिफरेंस हो रहा है, फिर भी इसमें ऑस्मोलरिटी सेम क्यों है? क्योंकि जितनी जार आए, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में आपने देखा ही होगा। सोडियम पोटेशियम मतलब कि यहाँ पर Na अगर गया तो उधर से क्या आता है? यहाँ पर पोटेशियम आता है। मतलब कि यहाँ पर सारी चीजें मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, इसलिए यहाँ की जो ऑस्मोलरिटी होगी पीसीटी के अंदर जो है वो सेम ही होती है। आपका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ मिलेगा आपको? मेड्यूला में मिलेगा, क्योंकि देखिए ये वाला जो भाग होता है वो कॉर्टेक्स में होता है, और ये वाला भाग होता है आपका मेड्यूला में, हमने देखा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाकर। तो ये भाग आपका मेड्यूला वाला हो गया जो लूप ऑफ हेनले होता है, ऊपर वाला भाग आपको कॉर्टेक्स वाले भाग में मिलेगा। तो अब यहाँ पर आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट है,
ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट है, इसकी भी ऑस्मोलिटी होगी। तो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलिटी कितनी है, देखिए 300 है। जैसे जैसे आप मेडुला वाले भाग में जाते जाएंगे, कॉर्टेक्स से मेडुला वाले भाग में जाएंगे, वैसे वैसे इसकी ऑस्मोलिटी बढ़ती जाएगी। जैसे 300 है, फिर 400 है, फिर 600 है, फिर 800 है, फिर 1000 है, फिर 1200 है। इस तरीके से इसकी ऑस्मोलिटी बढ़ती जाएगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अभी तो यहाँ पर ऑस्मोलिटी जो है वो नॉर्मल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या होगा कि जब आप लुपोफिली में जाएंगे, तो लुपोफिली में आप देखते हैं कि यहाँ से वाटर निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, ये H2 हो गया। तो अब क्या होगा, H2 बाहर जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर देखेंगे कि आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर ऑस्मोलिटी क्या करेगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि वाटर बाहर निकल रहा है, और ये वाटर बाहर निकल रहा है मतलब कि यहाँ पर आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। और उस कंडीशन में ये फिल्टर कोशिश करेगा, फिल्ट्रेट, कि मैं जो बाहर का इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके इक्वल अपनी ऑस्मोलिटी कर लूं। तो इस ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए ये H2O बाहर निकलता है, तो यहाँ पर आपकी जो ऑस्मोलिटी है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि 600 है, फिर 800 है, फिर 1000 है। और जब आप देखेंगे लुपोफिली का जो मेन पार्ट होता है, यहाँ पर आपकी ऑस्मोलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, हाई ऑस्मोलिटी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिल्ट्रेट कैसा होगा, हाइपरटोनिक होगा, हाइपरटोनिक होगा, ठीक है। अब इस तरीके से ये फिर से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर ये सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन यहाँ पर होती है, या हाईएस्ट ऑस्मोलिटी इसकी होती है फिल्ट्रेट की। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि यहाँ पर आपका NaCl निकल जाता है, यहाँ पर आपका NaCl निकल जाता है, यहाँ पर निकला वाटर, यहाँ पर निकला NaCl, तो आयंस निकल गए। उस कंडीशन में क्या होगा, वाटर बढ़ता जाएगा, और वाटर बढ़ेगा तो आपका जो फिल्ट्रेट है वो क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी, फिर से कम होती जाएगी। 1200 है तो फिर यहाँ पर 800, 600, 400, 200। सो मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा जो है वो ऑस्मोलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से H2O तो निकलना चालू हो जाएगा। IDH जो है वो आपका DCT के ऊपर एक्ट करेगा और H2O को यहाँ से फिर से रीअब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा होता है यूरिन को कंसंट्रेट बनाने के लिए। और यूरिन को कंसंट्रेट क्यों बनाना है, क्योंकि यूरिन कंसंट्रेट बनेगा मतलब कि आपके वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट यूरिन निकलेगा मतलब कि आपका वाटर जो है वो उसका लॉस हो रहा है। तो वाटर का लॉस ना हो इसीलिए यूरिन को कंसंट्रेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये कंसंट्रेशन मेंटेन हो रही है आपकी ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ऑस्मोलिटी है उससे। मतलब कि इसकी ऑस्मोलिटी की को इस फिल्ट्रेट की ऑस्मोलिटी को इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलिटी को इक्वल करने के लिए यहाँ पर H2O बाहर निकला, तो यहाँ पर आपका जो फ्लूइड फिल्ट्रेट है वो हाइपरटोनिक बना। हाइपरटोनिक मींस इसमें आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मींस वाटर जो है वो कम है, तो वाटर बाहर भागा चला जा रहा है क्योंकि बाहर ऑस्मोलिटी ज्यादा है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि एक समय आता है जहां पर हाईएस्ट कंसंट्रेशन आ जाती है, वो इक्वल कंसंट्रेशन मिलती है। फिर जब आप चढ़ेंगे आपके असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ, तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में NaCl बाहर निकलता है। अगर NaCl बाहर निकलेगा तो H2O का लेवल बढ़ता जाएगा, मींस अपने वाटर का लॉस हो जाएगा, और वाटर का लॉस हम हो ही नहीं दे सकते। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, आपका जो फिल्ट्रेट है उसका कंसंट्रेशन कैसा होगा, हाइपोटोनिक होगा। अब डीसीटी में फिर से जो आपका H2O है उसका रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा। ADH हार्मोन जो है वो सिक्रीट होगा, आपका हार्मोन आएगा, इसके ऊपर एक्ट करेगा और H2O को फिर से रीअब्सॉर्ब करेगा ताकि वाटर का लॉस ना हो। ठीक है, समझ में आया आपको कि यूरिन कंसंट्रेट जो है वो कैसे होता है। आपको ये बात आई होप क्लियरली समझ में आई होगी। फिर आप यहाँ पर देखेंगे CD में यानी कि कलेक्टिंग डक्ट में, तो कलेक्टिंग डक्ट में अब आप इसको यूरिन कह सकते हैं, अब आप इसको यूरिन कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, फिर से आपके H2O का
रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे कि ये और भी ज्यादा कंसंट्रेट हो गया है, मतलब कि हमने टोटली सब तरफ से वाटर को निकाल लिया है, कहीं से उसका लॉस नहीं होने दिया है। ठीक है, ये ज्यादा जरूरत कब पड़ती है एडीएच की, जब खासकर पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कलेक्टिंग डक्ट में देखेंगे कि यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, पार्शियली रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और ये यूरिया जो होता है आपके इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका रीअब्जॉर्प्शन भी जरूरी है, इसको हम पूरा नहीं गवा सकते। तो यहीं से फिर रीअब्जॉर्प्शन करके फिर से इसकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा इसका कॉन्सेप्ट। अब लास्ट आपका यहाँ पर बचता है, देखिए ये सारी चीजें जो अभी अब तक हमने पढ़ी है उसकी समरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सबसे पहले आपका ब्लड जो है वो यहाँ पर आया, फिल्टर हुआ, फिल्ट्रेट हुआ, किसके द्वारा हुआ, कौन कौन से स्टेप्स हमने पढ़ी है। फर्स्ट है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर आता है आपका विसरल लेयर। आपका ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद आपका यहाँ पर बनता है फिल्ट्रेट। ठीक है, ये फिल्ट्रेट आगे जाता है जिसमें बहुत सारी अपनी काम की चीजें होती है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सभी को रीअब्सॉर्ब किया जाता है बाय पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसमें प्रेजेंट होती है आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसको ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है और सारे न्यूट्रिएंट को रीअब्सॉर्ब कर लेती है। बाकी ब्लड में कुछ बची हुई चीजें हैं जैसे कि हाइड्रोजन आयन है जो कि हमारे पीएच को बढ़ा सकते हैं, उसको हम फिर से दे देते हैं आपके फिल्ट्रेट को, ताकि फिर से उसका फिल्ट्रेशन हो जाए और हमारी बॉडी से वो रिमूव हो जाए। जो हमारे काम के लिए नहीं है और एक्स्ट्रा है वो फिर से दे दिया जाता है। मीन्स यहाँ पर आपका रीअब्जॉर्प्शन हुआ NaCl का, पोटेशियम का, वाटर का, बाइकार्बोनेट का, ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का और भी असेंशियल न्यूट्रिएंट का। ठीक है, क्रिएटिनिन, एंटीबायोटिक, डायूरेटिक, यूरिक एसिड, इन सभी को दे दिया गया आपके फिल्ट्रेट के अंदर फॉर रिमूवल के लिए। तो ये ब्लड से जो बची हुई चीजें हैं वो फिर से यहाँ पर इसके अंदर आ गई है कि फिर भी ब्लड में कुछ चीजें ऐसी बच गई है जो हमारे काम की नहीं है, तो फिर से दे दिए जाते हैं। नीचे की तरफ चलते हैं, आपका आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का ये जो थिक वाला पार्ट होता है और एक थिन वाला पार्ट होता है जिसको आप कहते हैं डिसेंडिंग सेगमेंट, इसमें फिर से आपके वाटर को ले लिया जाता है, आपके पोटेशियम NaCl को ले लिया जाता है, फिर डिसेंडिंग लिम्ब में आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम को भी लिया जाता है, और असेंडिंग लिम्ब में आप ऊपर की तरफ चलेंगे, देखो ये NaCl को यहाँ पर लिया जा रहा है। ये है आपका मेड्यूला वाला भाग जो कि लूप ऑफ हेनले का भाग है, और ये है आपका कॉर्टेक्स वाला भाग। इस तरीके से आपका यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी होता है और सिक्रीशन भी होता है। कहाँ पर कौन सी चीजें होती है ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अब देखो थोड़ी सी और बचा है आपकी क्लास, फिर हम खत्म करते हैं। वो आती है आपके मिक्सचुरेशंस। और यूरिन की बात करें तो देखो मिक्सचुरेशंस का मतलब होता है कि एक्सक्रीशंस ऑफ यूरिन। जब यूरेथ्रा से आपका पूरा यूरिन का फॉर्मेशन हो गया है और फिर आपका जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा से जब यूरिन का एक्सक्रीशंस होता है उसको आप मिक्सचुरेशंस कहते हैं। अब ये होता कैसे है, सबसे पहले बात करें आपके यूरिन की, तो यूरिन जो है उसका कलर कैसा होता है। यूरिन का कलर होता है स्लाइटली येलो, किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, वैसे तो यूरिन के बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि यूरिन एग्जामिनेशन जब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर कि यूरिन कैसा होता है, उसका कलर कैसा होगा, तो वो किस चीज को इंडिकेट करता है। देखिए यूरिन जो होता है वो एक बहुत अच्छा टेस्ट है क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि यूरिन का कलर देखकर भी आप पता लगा सकते हैं कि आपकी यूरिन का कलर कैसा है। जैसे कि रेड कलर आ रहा है मीन्स उसमें सेल्स हो सकती है, हीमोग्लोबिन हो सकता है, इसीलिए आप यूरिन का कलर देखकर आप इंडिकेट कर सकते हैं। यूरिन का पीएच, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है या एग्जामिनेशन है। पीएच की बात करें कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है आपके यूरिन का। कितना वॉल्यूम होता है आपका यूरिन का, यूरिन का वॉल्यूम हमने देखा 1.5 लीटर पर डे। कितना, 1.5 लीटर पर डे। अब देखिए मैक्चुरेशन होता कैसे है। मैक्चुरेशंस में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा सबसे पहले आपके यूरिनरी ब्लैडर का। तो ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर आया कहाँ से, देखिए ये है आपकी किडनी। ठीक है, किडनी में नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन ने आपके यूरिन को बनाकर दिया आपके कलेक्टिंग डक्ट को। ठीक है, ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है। अब कलेक्टिंग डक्ट जो है वो यूरिन को लेकर आई, सब तरफ से यूरिन को कलेक्ट करके और दिया किसको, आपके यूरेथ्रा को। ये है आपका यूरेथ्रा।
ये है आपका यूरेथ्रा, ठीक है। और यहाँ से यूरिन जो है वो पास आउट हो जाता है। अब मेल यूरेथ्रा अलग होता है, फीमेल यूरेथ्रा अलग होता है। तो इस तरीके से आपकी किडनी ने यूरिन को बनाकर तो दे दिया, अब निकलेगा कैसे बाहर? तो निकलने के लिए आप देखेंगे आपके यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर्स, तो यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें कुछ इस तरीके की डिटॉर्सस सर मसल्स होती है, डिटॉर्सन मसल्स होती है। और यहाँ पर लगे हुए होते हैं कुछ रिसेप्टर्स, कुछ रिसेप्टर्स, इनको आप कहते हैं स्टेज रिसेप्टर्स। ये है आपके स्टेज रिसेप्टर। अभी कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, एक मिनट थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बारे में भी समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे दो स्पीकर लगे हुए होते हैं, एक होता है इंटरनल स्पीकर, इंटरनल स्फिक्टर, और एक होता है आपका एक्सटर्नल स्फिक्टर। स्फिक्टर इसको आप कहते हैं वॉलेंट्री स्फिक्टर, और ये होता है आपका इनवॉलेंट्री स्फिक्टर, इनवॉलेंट्री स्फिक्टर, ठीक है। अब इतना समझो। अब देखिए ब्लेडर में आपका यूरिन जो है वो भर गया है, कई बार ऐसा होता है ना बहुत ज्यादा ही फुल हो गया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें जो मसल्स प्रेजेंट होती है वो मसल्स क्या हो जाती है, स्ट्रेच होती है। और जैसे ही आपका ब्लैडर जो है वो फुल होता है, आपके ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और जब ये एक्टिव होते हैं तो ये सिग्नल जाता है आपके किसके पास में, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉन है आपकी बॉडी का, जो कि मोस्ट ऑफ चीजें जो है वो यही डिसाइड करता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो CNS के पास गया सिग्नल, फिर ये क्या करेगा, CNS क्या करेगा, तो CNS के पास में गया, आपके रिसेप्टर जो है वो सिग्नल पहुंचाएगा। तो CNS क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शंस के लिए बोलेगा, किसके कॉन्ट्रैक्शंस के लिए बोलेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। और जब मसल कॉन्ट्रैक्शंस होगा तो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर आपका यहाँ पर ये जो इंटरनल स्फिक्टर है, इस इंटरनल स्फिक्टर के पास सिग्नल जाएगा और ये इंटरनल स्फिक्टर क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शंस हुआ मसल्स का, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो स्फिक्टर ओपन हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन मतलब क्या आप लिख सकते हैं, स्फिक्टर का ओपन होना। बट कौन सा स्फिक्टर ओपन होगा, ओनली इनवॉलेंट्री, मतलब कि ये जो फर्स्ट स्फिक्टर प्रेजेंट है यही ओपन होगा, क्योंकि ये तो वॉलेंट्री है, ये तो आपके कंट्रोल में है। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को पता नहीं चलता है कि वॉलेंट्री है, ये हमारे कंट्रोल में है, तो वो बेड पे ही सुसु कर देते हैं, ठीक है। बाकी हमको तो पता है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपका वॉलेंट्री जो है वो आपके कंट्रोल में होता है, बट ये नहीं होता है। तो ये तो ओपन हो गया है, बट देखो समय से चले जाना चाहिए, ज्यादा आपको यूरिन होल्ड करके रखना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो जब भी यूरिन हो, ऐसा कुछ हो, तो आपको चले जाना चाहिए, ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका है यूरिनरी ब्लैडर्स, इसमें मसल्स होती है। स्टेज रिसेप्टर से आपके CNS के पास सिग्नल जाता है, वो सिग्नल देता है और इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपके मसल्स को, रिलैक्सेशन के लिए सिग्नल जाएगा आपके इनवॉलेंट्री जो आपके स्पीकर है उनके पास में, और देन फिर आप एक्सक्रीट कर सकते हैं आपके यूरिन को, ठीक है। तो ये आपके मैच्योरेशन के स्टेप्स होती है। क्लियरली समझ में आया या नहीं? तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म करते हैं। सारी चीज हमने बहुत ही अच्छे से कवर करी है। मैच्योरेशन हमने पढ़ लिया, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमने पढ़ लिया, यूरिन का कंसंट्रेशन कैसे होता है वो भी हमने कवर कर लिया। अब जो कुछ बची कुची चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और देन फिर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम यहीं पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।